See students, today we are going to start with this 11th standard chapter kinematics. हम यहाँ पे सिर्फ जो है वो काइनेमेटिक्स की जेई और नीट के रिलेटेड एप्लीकेशंस की बात करेंगे. ज्यादा थियोरेटिकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सारे टॉपिक कवर करेंगे. हमें बहुत कम टाइम में एक एक चैप्टर करके 11th का सारा सिलेबस पूरा करना है. ये सेगमेंट में हम ये पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा काइनेमेटिक्स. तो बेसिकली हमारी जो पूरी मैकेनिक्स है, 11th स्टैंडर्ड का मेजर पोर्शन आपका मैकेनिक्स है और उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स है. मैकेनिक्स में हम पूरी मैकेनिक्स को दो पार्ट में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स. डायनामिक्स में हम किन चीजों की बात करते हैं? डायनामिक्स में हम बात करते हैं कॉज ऑफ मोशन. तो दो टाइप के मोशन हो जाएंगे हमारे, एक लीनियर मोशन, एक रोटेशनल मोशन. लीनियर मोशन का कॉज हमें पता है फोर्स होगा, रोटेशनल मोशन का कॉज जो है वो टॉर्क होगा. उन सारी चीजों की बात डायनामिक्स में होगी. काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्वांटिटी की बात करेंगे. कौन सी वेरिएबल क्वांटिटी होगी? वेरिएबल क्वांटिटी होगी वेलोसिटी, वेरिएबल क्वांटिटी होगी स्पीड, वेरिएबल क्वांटिटी हो सकती है हमारी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह. तो फिलहाल ये हमारा जो पहला सेशन है अभी, उसमें सिर्फ हम काइनेमेटिक्स की ही बात करने वाले हैं. देखिए, जब बात होती है काइनेमेटिक्स की या मैकेनिक्स की, व्हाट इज बेसिकली अ मोशन इज. मोशन का मतलब क्या होता है ये हमें जानना जरूरी होता है. हाउ वी कैन डिफाइन मोशन. हम बहुत बेसिक चीजें जा रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे जा रहे हैं. व्हाट इज द मोशन? व्हेन पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, व्हेन पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट changes with respect to other object is said to be in state of motion with respect to that other object. हमें चीजें पता होनी चाहिए. मोशन जो है वो रिलेटिव है. मोशन जो है रिलेटिव है. कोई भी चीज कभी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती, कोई भी चीज कभी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती. ऑब्जेक्ट मोशन में मतलब क्या है? उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में. जैसे कि हम लोग एक बात करें कि चलो ये एक बस है, ये बस के अंदर दो सीट है और ये ग्राउंड, ये बस इस ग्राउंड पे चल रही है. यहाँ पे कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पे ये दूसरा पर्सन बैठा हुआ है, ये पर्सन ए, पर्सन बी और एक पर्सन सी है जो ग्राउंड पे है. तो अगर ये बस चल रही है v स्पीड से, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी भी दोनों साथ में चल रहे हैं. तो बात की जाए ऑब्जेक्ट ए की, तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू सी अगर हम बात करें तो वो मोशन में है. लेकिन इसी ऑब्जेक्ट ए की बात करूंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होगा. हालांकि समझ में, यही ऑब्जेक्ट ए मूव हो रहा है, तो जैसे बस आगे बढ़ेगी तो सी और ए के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है. एक तरीके से ए की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इसलिए ए जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में है. लेकिन यही ऑब्जेक्ट ए और बी को कंपेयर करें, अगर बी से देख रहा है तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है. ए की बी के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. तो जब पोजीशन चेंज ना हो तब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कहा जाएगा. तो ए जो है बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है और वही ए सी के रिस्पेक्ट पे मोशन में है. तो ये काफी जरूरी है कि हम ऑब्जर्वेशन कहां से करते हैं. तो ये हम ऑब्जर्वेशन कहां से करते हैं, उसके लिए एक चीज आती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है जानना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर मेक्स ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अ प्लेस वी कैन से फ्रॉम वेयर दिस ऑब्जर्वर मेक्स ऑब्जर्वेशन is called frame of reference.
वो स्थिति जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसे हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये अगर स्थिति की बात की जाए तो सी जो है हमारा वो कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? सी जो है रोड पे खड़ा है तो सी ऑब्वियसली ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाता है। जबकि बी की हम बात करें तो बी कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? बी बस में बैठा हुआ है तो बी जो है वो बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट ए का या तो पर्सन ए का ऑब्जर्वेशन ग्राउंड के फ्रेम रेफरेंस से किया गया सी द्वारा तो वो हमें मोशन में दिखाई दिया। यही ऑब्जेक्ट ए का बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर ऑब्जर्वेशन किया गया तो हमें रेस्ट में दिखाई दिया। मतलब कि जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हो तो ये जो वेरिएबल क्वांटिटीज है मैकेनिक्स में मोशन की वो सारी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, डिस्टेंस चेंज नहीं होता, डिस्टेंस सेम ही रहता है। फोर्स अगर किसी एक की बात की जाए तो फोर्स भी बहुत बार कांस्टेंट रहता है सिंगल ऑब्जेक्ट का। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम एनएलएम पढ़ेंगे तब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात में ज्यादा। फिलहाल ये मान लो कि जहां से ऑब्जर्वेशन की जाती है, जहां से ऑब्जर्वेशन हम करते हैं उस जगह को हम क्या कहेंगे? उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? उस स्थिति को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए सबसे पहले जो टॉपिक की मैं बात करूंगा यहाँ पे वो है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उन दोनों के बीच का फर्क जो है हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी बुकों में हम डिस्टेंस को पाथ लेंथ भी कहते हैं। तो पाथ लेंथ और डिस्टेंस दोनों एक ही चीज हो गई। और डिस्प्लेसमेंट इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। मान लो कि ये एक हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है, या तो हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इस 3 डायमेंशनल स्पेस के साथ मैंने अटैच कर ली है। यहां पे कोई एक पर्सन जो है फिलहाल इस जगह खड़ा है जिसे हम कहते हैं आर आई मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो इसको पोजीशन नाम दे देते ए। इसे हम क्या कहेंगे? इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भाई साहब जो है यहां से मूव होते होते कोई भी रैंडम पाथ यूज करके अंत में जो है वो बी तक पहुंचते हैं और बी पे इनका जो फाइनल पोजीशन है वो है आर एफ वेक्टर। तो हम इस आर एफ को क्या कह सकते हैं? आर एफ हो सकता है हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की तो डिस्टेंस का मतलब यहां पे क्या होगा? डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब उसने जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया है ए से बी जाने में। इन सब छोटे छोटे डिस्टेंस को मुझे कवर करना पड़ेगा 1 मीटर। ये सारे डिस्टेंस को मैं कैलकुलेट करूंगा तब जाके मुझे जो है टोटल डिस्टेंस मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ एज वेल। उसे हम कहते हैं पाथ लेंथ या तो डिस्टेंस। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो हमें वो कौन से पाथ पे गया है उसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे? सीधा इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी। इनिशियल पोजीशन ए से लेके फाइनल पोजीशन बी पे सीधा एक वेक्टर बनाएंगे। ये वेक्टर को अब हम बोलेंगे एफ। एफ जो है हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात आती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस हमारा। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? आर एफ फाइनल वेक्टर माइनस आर आई इनिशियल वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन। अगर उन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूं तो उन दोनों के डिफरेंस से मुझे क्या मिलेगा? उन दोनों के डिफरेंस से मुझे जो है वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। फिलहाल अभी हम सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। शुरुआत के कुछ लेक्चर में या शुरुआत के कुछ समय में हम सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें, मतलब जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है
अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो क्वेश्चन ये होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा उसका मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस को हम कहेंगे डेल्टा एक्स। अब हम ये दोनों चीजें यूज करेंगे जब भी हम पाथ लेंथ या डिस्टेंस की बात करेंगे। Whenever we talk about distance or path length, we'll call it as delta x, and displacement we'll call it as what? Displacement we'll call it as vector s. So vector s is basically, mod of vector s is basically less than or equal to delta x. जब भी आप मोशन कर रहे हो, कैसा भी वो मोशन हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पाथ लेंथ से हमेशा कम होगा। तो बहुत सारी बुक में हम क्या लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ए से बी में जो छोटे से छोटा रास्ता बन सकता है, मतलब सीधा उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो और उन दोनों की जो लेंथ आएगी उसे हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और भी ज्यादा डिफरेंस के पॉइंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। क्या है डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उस पर कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव ही होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट जो है एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हमने पहले भी सेशन में आपको बुक में लिखवाई हुई है। चलो अब हम कुछ एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल जो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। ये सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। सेमी सर्कुलर पाथ जो है उसकी रेडियस हम ले लेते हैं 1 मीटर और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इसकी स्पीड जो है, मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं, आगे हम आएंगे स्पीड और वेलोसिटी में। ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वो स्पीड है इसकी 1 मीटर पर सेकेंड। और हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपको जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, सबसे पहले चलो ये देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमें रेशियो निकालना है। चलो डिस्टेंस क्या होगा, सेमी सर्कुलर पाथ है, रेडियस है 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर दी हुई है, तो ये आर्क लेंथ जो होगी आपकी, ये सेमी सर्कुलर आर्क की जो लेंथ होगी वो आर्क लेंथ हमें क्या देगी, डिस्टेंस देगी। तो आर्क लेंथ क्या आएगी हमारी, जैसे कि मैं ये बात करूं ए बी और यहाँ पे बीच में एक रख दे पॉइंट चलो x, तो आर्क ए एक्स बी क्या होगा, आर्क ए एक्स बी जो है वो पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस का आधा होगा, मतलब 2 पाई का आधा क्या होगा भाई, पाई आर 1 है, मतलब ये क्या हुआ पाई मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं, ये डिस्टेंस आ गया चलो पाई, और अगर अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा सीधा ए और बी को हमें जोड़ देना, शॉर्टेस्ट पाथ। ए और बी को जोड़ते तो इट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, रेडियस अगर 1 है, डायमीटर 1 + 1 क्या होगा ये 2 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है, काफी बेसिक क्वेश्चन था ये, बहुत बार हम कर चुके हैं। इट इज नथिंग एल्स बट व्हाट, इट इज इक्वल टू π/2। और भी जो है क्वेश्चन हो सकता है, जैसे हमारा क्वेश्चन है, चलिए इसमें डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं हमारे पास। इस डायरेक्शन को मान लेते हैं हम ईस्ट, ये है वेस्ट, ये अपवर्ड डायरेक्शन को नॉर्थ ले लेते हैं और इस तरफ का डायरेक्शन जो हमारा है वो साउथ है। ऑब्जेक्ट जो है पहले इनिशियल पोजीशन से 5 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, ए पे आ रहा है, और फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है, इट मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड कवर्स 5 किलोमीटर मोर डिस्टेंस और फाइनली रीचेस पॉइंट बी। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट ओ से शुरुआत की है, 5 किलोमीटर मूव करके ए पे पहुंच रहा है, फिर ए से जा रहा है बी पे और 5 किलोमीटर जो है वो कवर कर रहा है। हमें पूछा गया है यहाँ पे
कि इसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। डिस्टेंस पूछा तो इजी था, 5 + 5 10 किलोमीटर। अगर पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बोला आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन की सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, ये OB जो लाइन है उसका वैल्यू। OB लाइन क्या होगी, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस रूल यूज कर सकते हो। ये 5 है, ये 5 है, √5² + 5² मतलब क्या आएगा ये 5√2। तो OB की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 5√2 किलोमीटर। लेकिन फिर भी हमारा आंसर जो अभी अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्योंकि जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, O से B की तरफ ये जा रहा है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जा रहा है। तो डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे इट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, हम और 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट काफी इजी है तो हम इसमें जो है हम ज्यादा समय नहीं बिगाड़ रहे। मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूं इस लेक्चर के बाद, वो भी आप सॉल्व कीजिए रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो अब एक और क्वेश्चन देख लो, थोड़ा अलग कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन बेसिकली सेम ही है, ज्यादा इसमें कोई चेंज नहीं है। ये ईस्ट और ये नॉर्थ। ऑब्जेक्ट जो है कहां से मोशन चालू कर रहा है, अपना इनिशियल पोजीशन से चालू कर रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अभी नॉर्थ की तरफ उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ऑब्जेक्ट ने जो है नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया एंड ही हैज रीच्ड पॉइंट A। नाउ he turns towards east and travels 3 kilometer distance and finally reaches point B। पहले 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। तो अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो पहले की तरह ही मुझे ये OB ढूंढना पड़ेगा। फिर से मैं जो है पाइथागोरस ही यूज करूंगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 √25। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा आएगा 5 किलोमीटर। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन जो है अधूरा है, क्यों, डायरेक्शन भी ढूंढनी है हमें। तो ये वेक्टर के डायरेक्शन में हम डायरेक्शन लिख सकते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में तो मैंने सीधे सीधा नॉर्थ ईस्ट लिख दिया। क्यों नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, क्योंकि देखिए ये 5 है, ये 5 है, तो ये एंगल जो है 45 डिग्री है, मतलब नॉर्थ से भी 45 और ईस्ट से भी 45। तो जब ये नॉर्थ और ईस्ट को एग्जैक्टली बाइसेक्ट करता है तब हम नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे, आप देख सकते हो ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर। तो ये एंगल मुझे ढूंढना होगा थीटा। ये थीटा हम कैसे ढूंढ सकते हैं, हमारे पास है फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड 3, एडजेसेंट साइड 4। तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, tan इनवर्स 3/4। हम सबको पता है tan इनवर्स 3/4 क्या होता है, हमने ये यूज कर चुके हैं 37 डिग्री। तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट मूव्स एट एंगल 37 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट। आ रहा समझ में, नॉर्थ से 37 डिग्री हमने मेजर किया और किस तरफ मेजर किया, ईस्ट की तरफ मेजर किया। अगर ये यहाँ पे 37 डिग्री आता तो हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट मूव्स इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल 37 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स वेस्ट। तो इस तरीके से आप इजीली डायरेक्शन भी जो है वो ढूंढ सकते हो। और ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा काइनेमेटिक्स में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अभी हम फिलहाल एवरेज की बात कर रहे हैं, फिर आगे जो है इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हम सबको पता है, फॉर्मूला से आप लिख सकते हो कि भाई